कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्यूटीफुल सी लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक पैलेस में आराम से सोई होती है। अब इससे पहले कि मैं इस प्यारी सी लड़की का नाम बताऊं, ये डॉल एनाबेला बन जाती है और अपने पेरेंट्स के पास जाकर कहती है, सारे लोग अपने कान के पर्दे खोल लो क्योंकि मैं कुछ कहने वाली हूँ। मैजिक टावर की सबसे फर्स्ट ग्रेजुएशन होने वाली सबसे महंगी जादूगरनी, जिसका खूबसूरती का कोई भी जवाब नहीं है, जिसके पास 3 मिलियन से भी ज्यादा पैसे है और इसके पास अनगिनत टाइटल है, जो काफी ज्यादा सुंदर है और सारे मैजिशियन में फर्स्ट आती है। कुछ दिनों के बाद वो एक उत्तराधिकारी भी बनने वाली है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि ऐसा रीला यानी कि मैं जा रही हूँ शादी करने के लिए, और मेरे होने वाला दूल्हा और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड वेडरमीर होने वाले हैं। अब इसके मुँह से ऐसी बेतुकी की बातें सुन के उसके पेरेंट्स के मुँह से तो निवाला ही गिर जाता है। हमें यहाँ पर जानने को मिलता है कि ये जो लड़की बेतुकी की बातें कर रही थी ये और कोई नहीं बल्कि हमारी कहानी की मेन लीड है, जो कि एक जीनियस जाने मानी मैजिशियन है। और उसके पेरेंट्स का हैरान होने का एक कारण और भी है, क्योंकि 3 साल पहले जब उसके पेरेंट्स उससे शादी करने के लिए बोल रहे थे, तब इसने बताया था कि वो जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करेगी बल्कि अपनी सारी जिंदगी मैजिक टावर के अंदर ही निभा देगी। इसके माता से तो काफी ज्यादा परेशान रहती है इसको लेकर, क्योंकि हमेशा वो शादी ना करने के लिए कहती है और चाहे कोई भी मना ले या हमेशा ना ही बोलती रही है। इसलिए अचानक से जब इसने शादी करने के लिए बात कही तो सबके मुंह से खाना ही निकल गया। माता श्री तो काफी ज्यादा गुस्सा थी, लगता है कि इस बार फिर से कोई परेशानी खड़ी करेगी है। फादर तो कहते हैं कि लगता है कि हमारी आरी सपने में भटक रही है शादी करने के लिए, जबकि एरा सिला यानी कि हम उसे अब आरी कहेंगे, वो कहती है कि अगर मैं फुल्ली तरीके से तैयार हूँ भटकाने के लिए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर उसकी मम्मी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि दूंगी इसके कान के पीछे लगा के। उसके फादर कहते हैं, अरे मेरी प्रियतमा थोड़ा सा शांत हो जाओ, गुस्सा ठंडा करो। लगता है हमारी आरी अब ये भी सो के उठी, उसका दिमाग चकरा गया है, थोड़ी देर में अपने आप ही उसका दिमाग सही ठिकाने पर आ जाएगा। माता श्री तो काफी जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि ये लड़की एक दिन मेरी मौत का कारण जरूर बनेगी। फिर तभी आरी की बहन आती है, वो कहती है, लेकिन तुम अचानक से शादी करने के लिए ऐसा क्यों कर रही हो? क्या सब कुछ ठीक है? कुछ गलत तो नहीं है ना? लड़की आरी की बड़ी बहन होती है जिसका नाम आइरिस होता है। अब अपनी बहन को देख आरी चुप हो जाती है, क्योंकि जो कुछ भी कर रही थी आरी वो अपनी बहन आइरिस के लिए ही कर रही थी। एक्चुअली में आरी ने अपने पेरेंट्स से कुछ बातें छुपा के रखी थी। वो बातें ये थी कि उसे भविष्य के सपने आते थे, यानी कि फ्यूचर में होने वाली चीजें उसे साफ साफ दिखाई देती थी। और आज के सपने में आरी ने देखा था कि 5 साल बाद उसकी बहन की शादी होने वाली है। शादी ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक राजनीतिक शादी होने वाली थी, और इस राजनीतिक शादी में उसकी बहन का बलिदान यानी कि उसे मार दिया जाता है। आरी जब जेल के अंदर अपनी बहन से मिलने गई थी तब आइरिस ने उसे बताया था कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, और जब तक इस बात को उसे पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरी कहती है कि गलती उसकी नहीं है, गलती उसके हस्बैंड की है, जो कि खुद एक गिल्टी होने के बावजूद भी खुलेआम घूम रहा है। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने देशद्रोह किया। यहाँ पर आइरिस उसे बताती है कि अगर गिलोटिन के यहाँ पर सजा नहीं दी जाती और कोई दूसरा रास्ता होता तो शायद से मैं बच जाती और डूची भी उसे मिल जाता, और एक बार डर से उसे मिल जाता तो इतना हंगामा ना होता और ना ही मेरी हालत होती। तब ये बात सुनकर आरी कहती, तुम्हारे कहने का मतलब है कि लॉर्ड वेडमंड का भाई ये सब कर रहा है? आइरिस यहाँ पर बताती है कि शादी के बाद ही मुझे जानने को मिला है कि लॉर्ड वेडमंड अपने छोटे भाई से गुप्त रूप से लड़ाई कर रहा है। लॉर्ड वेडमंड रेड हैंगविक नाइट का एक कमांडर था। अब इससे पहले कि यहाँ पर आइरिस कुछ बोल पाती उसके मुंह से खून बाहर आने लगता, इसलिए वो आरी से कहती है, आरी इससे पहले कि मैं मर जाऊँ तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरे माता पिता अपने छोटे भाई का तुम अच्छे से ध्यान रखोगी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर आइरिस को गद्दार की बीवी होने का कारण उससे गिलोटिन से उड़ा दिया जाता है। सारी जगह न्यूज फैल जाती है और आरी काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ये सब हो रहा था, क्योंकि अगर वो शादी कर लेती तो शायद से ये सब चीजें उसके बहन के साथ ना होता। नाउ बैक टू द प्रेजेंट सीन। अब यहाँ पर आरी सोच रही होती, अब ये बातें तो अपनी बड़ी बहन को नहीं बता सकती ना कि मैं सपने में ये सब चीजें देखा था इसलिए मैं शादी करने के लिए रेडी हो गई हूँ। जबकि यहाँ पर आइरिस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, कहीं तुम गलती से लॉर्ड वेडमंड को पसंद तो नहीं करती हो? तो क्या तुम चुप चुप को उनसे मिल रही हो? यहाँ पर आरी कहती है, क्या आज तक तो मैंने उसका फेस भी नहीं देखा पूरी तरीके से, मैं उसे छुप के क्यों मिलूंगी भला? तब इसकी बात सुनकर सारे लोग तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, तो फिर तुम शादी क्यों करी हो? मम्मी जी तो तुरंत ही बटलर को कहती है कि जल्दी से कोई डॉक्टर बुलाओ, लगता है कि ये पगला गई है। आरी बटलर को रोकते हुए अपने मॉम डैड से कहती है कि रुको एक सेकेंड, आप लोगों ने तो पहले से ही लॉर्ड वेडमंड के साथ राजनीतिक शादी के लिए हाँ कर दी है ना? अब इस बात को सुनकर उसके पेरेंट्स तो हैरान हो जाते हैं। फादर हैरान होते हुए कहते हैं, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे मालूम? तब आरी ये बात सुनकर सीधा खुश हो जाती है और खुश होते हुए कहती है कि तो ठीक है, फिर मैं लॉर्ड वेडमंड से जरूर मिलूंगी, और वो लड़की मैं ही होंगी जो लॉर्ड वेडमंड से अरेंज मैरिज करेगी। तो चलो आज की कहानी मैंने पूरी कर दी, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। अब उसको जाने के बाद उसकी मम्मी तो अपना सर पकड़ के घूम जाती है, ये लड़की एक दिन मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी।
क्या वह अकेले में आरी सोच रही होती है कि मुझे पता था कि मॉम और डैड को ये बात ऑलरेडी पता है, पर अगर मैं उनके साथ मैं होती तो इस राजनीतिक शादी को मैं कभी भी होने ना देती और इसको मजाक में उड़ा के टाल देती। लेकिन इस चीज को अब टाला नहीं जा सकता और मुझे वो सपना बहुत ही अच्छी तरीके से याद है अभी भी। उसके साथ एक दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि वो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है। उसे लॉर्ड वेडमिर, अब से उसे हम मीर बुलाएंगे, मीर का श्राप मिला है उसे। अगर वो अपने आप को उत्तराधिकारी बनाने के लिए मेरी बहन को बलि का बकरा नहीं बनाता तो शायद से मेरी बहन जिंदा होती। उसने अपने उत्तराधिकारी का पद पाने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया, जबकि इस शादी को कभी भी रोका नहीं जा सकता। लेकिन मैं अपनी बहन को उस कमीने से शादी भी तो नहीं करने दे सकती। इसलिए अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि मैं अपनी बहन से पहले इस शादी में घुस जाऊं। शायद इसी तरीके से किसी तरह मैं अपनी बहन का मौत को रोक सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहन का वो अनजानी दुखद मौत का कारण का जो पाप था वो बहुत ही ज्यादा गहरा और फिर ज्यादा गहरा होता गया। इसीलिए मुझे लॉर्ड मीर से शादी करनी है, उस आदमी से नहीं। और मैं पूरी उत्तराधिकारी खेल का बदला मैं उससे लूंगी। लॉर्ड वेंडरमीर, जिसका सही नाम तो मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं भी तुमसे कोई भी प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे फेस टू फेस बहुत जल्दी ही मिलने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें कमांडर का पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको वो लेटर मिलता है। जब वो इस लेटर को ओपन करके देखता है तब उसे मालूम पड़ता है ये लेटर तो आरी ने भेजा है, लेकिन ये लड़की मुझे लेटर क्यों भेजेगी। खैर, जब मीर उस लेटर को ओपन करके देखता है तब वहाँ पर आरी ने लिखा था कि लगता है कि लॉर्ड वेडमैन हमें जल्दी ही शादी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं। और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी तो आपको बतानी है। जब तुम अपने काम से फ्री हो जाओ तब मुझे तुम बता देना, हम मिलते हैं एक साथ। आपसे 3 दिन के बाद मैं फ्री हूँ तो मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ। हुगो फैमिली और मेरे परिवार एक साथ होने वाले, इसलिए मैं फियांस के तौर पर आपसे मैं जल्दी मिलना चाहूंगी, तो अपना ध्यान रखना। अब इस लेटर को पढ़ के मीर का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो अपना मुंह बनाते हैं उस लेटर को आग में फेंक देता है और मन में ही कहता है इसका मतलब मैंने सही सुना है। आज तक जितने भी मैजिशियन हैं वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कभी भी नहीं करते। अगर मुझे सारी जिंदगी कुंवारा ही मरना पड़े फिर भी मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस लड़की से मैं कभी भी अपना संबंध बनाना नहीं चाहूंगा। बेचारे ने तो उस लेटर को अच्छी तरीके से पढ़ा भी नहीं, बल्कि उसने सेकंड के साथ ही फैसला ले लिया कि उसने कभी भी आरी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना है। लेकिन इस बेचारे ने तो ये फैसला अपने आप से ही किया था। लेकिन अर्सिला तो अर्सिला ही है। 3 दिन के बाद हम देखते हैं कि आरी यहाँ पर आ जाती है और लॉर्ड वेंडरमीर से मिलकर कहती है, हेलो लॉर्ड वेंडरमीर, मैं हूँ आरी। क्या तुम्हारे हाथों में चोट लग चुकी है? एक्चुअली मैं मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी कहीं तुम्हारे हाथों में चोट वोट तो ना लग गई, क्योंकि तुमने मेरे लेटर का रिप्लाई ही नहीं दिया। इसलिए मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं दौड़ती भागती तुमसे मिलने के लिए आ गई, ये देखने के लिए कहीं तुम्हारे हाथ सही सलामत है भी या नहीं। अब आरी के इस तरीके की बात सुनकर मीर का तो चेहरा देखने लायक था। वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो मनी मन कहता है कि ये औरत पागल है, जबकि आरी अपने मन में ही सोच रही थी, अच्छा बेटे मेरे लेटर का इग्नोर करोगे, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ, तुम्हारे नाक में तो मैं दम कर दूंगी। जबकि डेमियन ने सोचा था कि इस औरत से वो कभी भी लाइफ में नहीं मिलेगा, लेकिन उसका जो ये संकल्प था वो टूटने से 5 मिनट पहले का सीन हमें दिखाया जाता है। हमें रेड हॉक नाइट का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका कमांडर उन्हें डांट लगा रहा था कि वो लोग अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे। तभी एक नाइट कहता है कि वाइस कमांडर आपके पीछे एक बहुत ही सुंदर सी महिला आ रही है। वाइस कमांडर हैरान हो जाता है। वो सोच रहा था लगता है कि धूप में ट्रेनिंग कर करके बेचारों का हालत खराब हो गया है। वाइस कमांडर का नाम इसाक होता है। तभी यहाँ पर आरी आती है और उसे देखते हुए कहती है, अरे लगता है कि तुम तो वाइस कमांडर हो, अच्छा हुआ कि तुम यहीं पर मिल गए। एक्चुअली मैं यहाँ पर लॉर्ड डेमियन से मिलने के लिए आई हूँ। वैसे तो मैंने पहले एक लेटर भेज दिया था, लेकिन लॉर्ड है कहाँ पर अभी। सारे लोग तो आरी की सुंदरता देख के पिघल ही जाते हैं। सबके मन में लड्डू फूट रहे थे, अरे इतनी सुंदर महिला। वाइस कमांडर के मन में भी लड्डू फूट रहे थे। वो कहता है कि इतनी सुंदर महिला, मेरा मतलब है कि आप है कौन और आप लॉर्ड डेनियल को ढूंढ क्यों रही हो। आरी यहाँ पर बताती है कि उसका पूरा नाम एर्सिला है और इस पूरे एम्पायर का एकलौती एकमात्र जीनियस मैजिशियन है। अब एक मैजिशियन का नाम सुनकर इन सारे का तो तोते उड़ जाते हैं। अभी वो खुश थे, अभी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक नाइट कहता है कि रुको, मैंने इसके बारे में सुना है, कहीं वो मैजिक टावर वाली वही पागल औरत तो नहीं है। वाइस कमांडर कहता है कि एक मैजिशियन को यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई। दूसरे नाइट कहते हैं हाँ यार, मेरा तो दिल ही टूट गया। मुझे लगा कि एक अभद्र महिला बिना किसी वार्तालाप के यहाँ पर विजिट करने के लिए आ गई, कहीं हमारी आंखों का धोखा हो गया था। कितनी सुंदर महिला भी हो सकती है, लेकिन ये तो कोई और ही निकली। फिर अब वाइस कमांडर आरी के पास आता है, उसे कहता है कि लेडी हुगो मुझे माफ करना, लेकिन आपकी उपस्थिति यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग में बाधा डाल रही है। अब इससे पहले कि वाइस कैप्टन उसे कुछ बोल पाता, यहाँ पर आरी कहती है लगता है कि तुम लोग कमांडर काफी ज्यादा लेजी है, क्योंकि यहाँ के सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो कमांडर जाके नींद की झपकियां ले रहा है। मुझे तो लगता है कि वो काफी ज्यादा आलसी कमांडर होगा।
आर्य की बात सुन के तो वाइस कमांडर भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है हमारे कमांडर के बारे में ऐसे उल्टी सीधी टिप्पणियां ना करे, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आर्य कहती है लगता है कि तुम लोगों का ईगो को मैंने हर्ट कर दिया है, लेकिन देखो ये भी तो अच्छा है ना, क्योंकि तुम्हारा जो सुपीरियर था उसने ही मुझे यहाँ तक आने के लिए फोर्स किया है, तो मैं ऐसा तो कर ही सकती हूँ। तभी यहाँ पर कोई आता है और कहता है कि यहाँ पर हंगामा किस चीज का हो रहा है। सारे लोग घबरा जाते हैं और टेंशन में खड़े हो जाते हैं। हम देख पाते कि और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड वेंडरमिन होता है। आर्य उसे हाय हेलो कहती है और अपना नाम भी बताती है। आर्य उसे कहती है लगता है कि कमांडर का हाथों में चोट लगी है, तभी उसने हमारे लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। मुझे लग ही रहा था कि आपके हाथों में चोट लगी, इसलिए मैं भागी दौड़ी यहाँ पर आ गई देखने के लिए कहीं आपके हाथ टूट हुए तो ना गए। डेमियन कहता है कि हेलो, तुमसे मिलके मुझे खुशी तो नहीं हुई, लेकिन मेरा नाम डेमियन है और हाँ मेरे हाथों में चोट नहीं लगी है, ठीक है। आर्य कहती है तो क्या तुमने मेरे लेटर को फाड़ दिया है? अब इस बात का जवाब तो वो नहीं देता, लेकिन वो इराक को कहता है कि जाओ जाकर ट्रेनिंग करो। और इसाक के लिए कहता है कि ये लोग ट्रेनिंग में आज बहुत ज्यादा देर हो चुके हैं, इसलिए वो लोग मैदान के 5 चक्कर लगाए। खैर वो आर्य से कहता है कि वो उसको फॉलो करे उसके ऑफिस तक। खैर अब इन दोनों दुश्मनों का ऐसा ही पहली मुलाकात होती है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा अजीबोगरीब विचार थे और नफरत भी। दोनों के मन में साफ था कि किसके लिए क्या फीलिंग है। आर्य सोच रही थी कि कितना ज्यादा घमंडी है, इसकी घमंड तो देखो, जबकि डेमियन सोच रहा था कि कितना ज्यादा बेकार इसका दिमाग है, कैसे दिमाग से चलती है। खैर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमियन आर्य से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसका लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी था, इसलिए मैं तुम्हारे लेटर का रिप्लाई देना भूल गया था। आर्य तो हंसते हुए कहती है कि हाँ मुझे पूरी तरीके से यकीन है आपके पास तो कामों का पहाड़ होगा, इसी वजह से आपने मेरा लेटर का रिप्लाई देना भूल गए होंगे। जबकि डेनियल उसे कहता है कि अगर तुम इस लेटर के लिए यहाँ तक आई हो तो मुझे लगता है कि शायद से तुम्हें अब घर लौट जाना चाहिए। खैर आर्य कहती है क्या आप जानते हैं कि हम दोनों के परिवारों के बीच में शादी का कुछ फैसला हुआ है? डेनियल कहता है कि माय लेडी, आपसे शादी करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। आर्य कहती है मुझे तो आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन उस एक व्यवस्था के कारण आपको मुझसे शादी तो करनी पड़ेगी। डेनियल कहता है व्यवस्था? लेकिन मैं तो इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, और अगर ये बात सच्ची है तो मैं इसके लिए अस्वीकार करता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। आर्य भी अपना मुंह बनाते हुए कहती है ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बिना सोचे समझे मना कर सकते हो। और तुम मना क्यों कर रहे हो? मैं तो इतनी ज्यादा ताकतवर हूँ कि मैंने फर्स्ट रैंक का मॉन्स्टर को हराकर अपने प्रथम श्रेणी में अपना नाम कर लिया है, और जिन मॉन्स्टर को मैंने हराया था उसी वजह से मेरे सुंदरता और मेरी मैजिक टावर का फर्स्ट श्रेणी में होने के कारण ही मुझे एक उत्तराधिकारी बनाने का बहुत सारे ऑफर भी आ सकते हैं, यानी कि मैं फ्यूचर में मैजिक टावर का उत्तराधिकारी भी बन सकती हूँ। इसकी ये बातें सुनकर डेमियन का तो मुंह ही बन जाता है। खैर आर्य उसे ये भी बताती है कि तुम शायद से अपने भाई डर्ची को किनारे करके उसके सारे संपत्ति के ऊपर अपना भाग जमाना चाहते हो, है ना? तब इस बात को सुनकर डेमियन हैरान हो जाता है और अपने मन में ही सोच रहा था लेकिन इस पागल औरत को इस बारे में कैसे मालूम है। आर्य कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं शायद से तुम्हें इसमें हेल्प कर सकती हूँ। खैर इसका जवाब तो डेमियन नहीं देता, लेकिन वो कहता है कि लेडी हुगो, आप वही मैजिशियन हो ना जो कि दक्षिण दिशा की ओर हमारे सूरवीर नाइट्स की जितने सारे अचीवमेंट थी उनके सारे पौष्टिकता तुमने एक परजीवी के रूप में चुरा लिया था, है ना? अब इस बात को सुनकर तो आर्य काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक तो पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम मुझे परजीवी कर रहे हो। जबकि डेनियल अपना मुंह बनाते हुए कहता है तुम तो पूरी समय वहाँ पर बस देख रही थी। जब तुम्हें लगा कि अब कुछ करना है और तुमने मौके का फायदा उठा के उसी टाइम पर मौके पर चौका मारा और तुमने सारी चीजों को अपने नाम कर लिया। अब तो इसकी बात सुनकर आर्य काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी सारी मैजिक पावर रिलीज करते हुए कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम नाइट कभी भी मैजिशियन का ग्रेटिट्यूड नहीं करते? जबकि डेनियल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा मनोरंजक है। मतलब देखो कि एक सूरवीर मैजिशियन जो कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल भी नहीं कर सकती। अब यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई अब एक चुनौती में बदलने वाली थी। तब यहाँ पर देवदूत के रूप में एंट्री लेती है आर्य की पर्सनल मेड। वो दरवाजा खोलते ही कहती है कि मिस आप प्लीज शांत हो जाइए, आपने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मारेंगी। इस मेड का नाम अडूरे होता है। आर्य गुस्से में कहती है कि मुझे इस नाइट को सबक सिखाने होगा, इसे पता नहीं है कि इसके लाइफ सेवियर से कैसे बात करनी है। ये घमंडी नाइट, मैं तो इसे सबक सिखा कर ही मानूंगी। अडूरे आर्य को शांत कराते हुए कहती है कि आप इसे सबक बाद में भी सिखा सकती है, आप अभी फिलहाल के लिए शांत हो जाइए। जबकि डेमियन आग में घी डालते हुए कहता है कि तुम एक मेड होकर अपनी मालकिन की बातों के बीच में ऐसे बात नहीं कर सकती, तुम अपना औहदा कैसे भूल सकती हो? अभी ये जैसी है वैसे ही रहने दो, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। आर्य उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। उसे कहती है कि मैं तुम जैसे घमंडी नाइट को एक सबक सिखा कर ही रहूंगी, तुम्हारे जबान पर तुम्हें बिल्कुल भी लगाम नहीं है, तुम कैसे टिप्पणियां दे सकते हो? जबकि बेचारी अडूरे तो रो रही होती है कि मैं इन दोनों को शांत कैसे कराऊं। खैर आर्य अपना छाता उठाती है और डेमियन से कहती है कि तुमने जो व्यवहार आज मेरे साथ किया है उसके लिए तुम्हें बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है।
डेमियल कहता है कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि दूसरों के फैमिली में क्या चल रहा है उसको अंदर ना घुसाना चाहिए। और रही बात रिग्रेट करने के लिए, तो वो तो मैं कभी नहीं करूँगा और ना ही मुझे तुम्हारी किसी हेल्प की जरूरत है। आर्य उसे कहती है कि नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत तो जरूर पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी जो उत्तराधिकारी का पद है वो हमारी अरेंज मैरिज के ऊपर ही निर्भर है। तुम्हारे दादाजी मरने से पहले एक वसीयत छोड़ गए थे, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे जिस भी पोते ने हुगो फैमिली की बेटी से शादी कर ली, उसे डॉर्ची की सारी संपत्ति विरासत में मिलेगी। तब इस बात को सुनकर डेमियल हैरान हो जाता है। वो कहता है ये बात बेतुका है, सच नहीं हो सकता। आरी कहती है उन्होंने इम्पीरियल मैजेस्टी के सामने ये प्रॉमिस किया था, तो लगता है कि तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, वरना तुम भाड़ में जाओ। और वैसे भी मैंने जो सब कहना था वो सब कुछ कह दिया, अब चुनाव तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या तय करते हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। चलो अधूरे। अब डेमियन सोच में पड़ जाता है कि दादाजी ने उत्तराधिकारी का पद एक राजनीतिक शादी के ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन ऐसे क्यों किया उन्होंने? अगर ये सच है तो क्या मुझे उस वसीयतनामा के लिए मुझे इस पागल औरत से शादी करनी पड़ेगी? अब इस बात को सोचकर ही बेचारी का अंदर से रूह कांप जाती है। नेक्स्ट में बताया जाता है कि आरी अपने घर लौट आई थी, लेकिन वो काफी तक गुस्सा थी और उसका दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। अगर अधूरे ना होती तो उसमें उस कमीने का सबक सिखाई देती, कितना ज्यादा घमंडी था। खैर आरी जब घर लौटती है तब उसकी बहन आइरिस दिखती है, जो अपने भाई को अपने साथ लेके आई थी। अपने भाई को रोते हुए शक्ल देख के कहती है कि एरडिन तुम कितने ज्यादा अगली हो, सच में तुम बहुत ज्यादा भद्दा दिख रहे हो। इस बात के लिए आइरिस आरी का गाल खींचती है और उसे कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि बच्चों को ऐसा मत चिढ़ाओ। वैसे एरडिन तुम रो क्यों रहे हो? आर्यन उसे बताता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी शादी करके यहाँ से चली जाएगी, इसी वजह से उसे रोना आ रहा था। और मम्मी ने बताया था कि अगर तुम एक बार शादी कर लोगी तो तुम घर छोड़ के अपने ससुराल चली जाओगी। क्या तुम इस शादी के लिए मना नहीं कर सकती? वैसे तुम ये शादी करी क्यों रही हो? मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आरी कहते कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब इस बात पर आर्यन और भी ज्यादा रोने लगता है। आइरिस उसे कहती है कि तुम उसे फिर से चिढ़ा रही हो। आरी उसे कहती है कि बड़ी बहन मैं उसे चिढ़ा कहाँ रही हूँ, मैं तो उसे सच बता रही हूँ, जो सच था वही है। एंडिंग मेरे छोटे भाई, देखो अगर मैं शादी कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा ही तुम्हारी दूसरी बहन रहूंगी। आइरिस भी कहती है कि हाँ हम तीनों मरते दम तक ही फूको भाई बहन ही रहेंगे। आरी कहती है कि भले ही मेरा नाम बदल जाए या फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन हम तीनों हमेशा एक भाई बहन ही रहेंगे। तब इन दोनों बहनों को बात सुनकर एरडिन खुश हो जाता है और वो रोना बंद कर देता है। लेकिन वो कहता है कि फिर भी मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, मुझे एरडिन बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या तुम्हें इस शादी से मना नहीं कर सकती? आरी कहती है अरे लेकिन तुमने उससे मुलाकात कब कर ली जो तुम्हें बहुत ज्यादा नापसंद आ रहा है? इसके अलावा भी अगर वो नहीं होता तो मुझे किसी ऐसे इंसान से भी शादी करनी होगी जिसे मैं बहुत ज्यादा नापसंद करती हूँ। तब इस बात को सुनकर आइरिस कहती है कि इससे भी बुरा तुम ये क्यों कर रही हो? क्या तुम ये शादी इसलिए कर रही हो क्योंकि ये शादी एक राजनीतिक शादी है? आरी कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आइरिस समझ जाती है, वो आरी को समझाती है कि देखो आरी तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा सपना था कि तुम एक टावर मैजिशियन बनो, इसलिए तुम्हें किसी भी राजनीतिक शादी में फंसने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन करे। और वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारी ये बहन है ना, तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आरी अपनी बहन का फेस देखती है तब उसे याद आ जाता है वही पास्ट वाला सीन। तो कहती है ऐसा नहीं है कि मैं बस डेमियल से राजनीतिक कारणों से शादी करना चाहता हूँ, एक्चुअली मुझे डेमियल का फेस बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसकी बहन कहती है कि झूठ बोली है तुम। आरी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस उसे एक पर्सन की तरह लाइक करती हूँ जो मुझे लाइक करना चाहिए। उसकी बहन कहते नहीं तुम फिर से झूठ बोल रही हो, तुम वैसे इंसान तो नहीं हो जो किसी को बिना रीजन पसंद करे। आरी कहते नहीं एक्चुअली बात वो है कि दरअसल मुझे उसका चेहरा पसंद है। हालांकि ये बात कहते टाइम उसके मन में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, उसे घिना आ रही थी। उसके बहन और उसके भाई भी हैरान हो जाते हैं। उसका भाई तो कहता है कि लेकिन वो तो आपके जैसा दिखता भी नहीं है। आरी कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं सुंदर हूँ, काफी अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो क्या मैं रंग रूप के आधार पर किसी लड़के को चुनाव नहीं कर सकती? उसकी बहन कहती है अच्छी बात है, तुम कभी भी किसी चेहरे के ऊपर परवाह नहीं करती, तुम हमेशा से अपने चेहरे से ऑब्सेशन रखी हो और तुम काफी ज्यादा रिच भी हो, तो तुम फिर उसकी परवाह क्यों कर रही हो और तुम उसके साथ कैसे जा सकती हो? आरी कहती है कि दरअसल इस बार बात कुछ अलग है, मैं लॉर्ड डेमियन के साथ इस बार लव मैरिज कर रही हूँ। आइरिस कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने अभी तक उसका चेहरा भी नहीं देखा है, ना ही तुम उसका पूरा नाम जानती हो। और उसकी बहन उसे घूर घूर के देखने लगती है। अब यहाँ पर आरी पकड़ी ना जाए इसलिए वो अपनी बहन से कहती है कि मुझे अभी याद आया कि लॉर्ड डेमियन मुझे एक चिट्ठी भेजने वाले थे, अच्छा होगा कि मैं उसका इंतजार करूं। उसकी बहन चिल्लाती रह जाती है लेकिन वो वहाँ से रफा दफा हो जाती है। उसका भाई कहता है कि हमारी दूसरी बहन सच में शादी करने वाली है। किनारी को देखते हैं जो कि मनी मन सोच रही थी कि मुझे जो कुछ भी करना था मैंने वो सब कुछ कर लिया, अब वो उस बदतमीज डेमियन की बारी है। अगर वो जल्दी से हाँ ना बोले तो क्या पता मेरी बहन किसी दूसरे विदेशी लड़के से मिल जाए, जल्दी करो वरना वो सब प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। हमें बताया जाता है कि आरी ने फिर से एक बार डेमियल को पत्र भेजा था, लेकिन डेमियल ने फिर से एक सप्ताह तक उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, जिस वजह से आरी
काफी ज्यादा गुस्सा थी। फिर दूसरी तरफ हम डेमियन को देखते हैं जो कि चिट्ठी भेजने के बावजूद भी वो भी इंतजार कर रहा था और उसे इस बात का पता लग गया कि उसके दादाजी ने सही कहा था। उन्होंने सच में ऐसी वसीयतनामा लिखा है जिसे उसे हुगो फैमिली की लड़की से शादी करना पड़ेगा। वैसे दादाजी क्या सोच के इस वसीयतनामा को लिखा था? खैर दादाजी की बात अगर छोड़ दे, फिर भी मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से खत्म हो जाऊँ। यहाँ तक कि मेरी फैमिली भी मुझे यहाँ से हटाना चाहती है, सब कुछ उस बेकार से लड़के जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है मेरे सौतेले भाई के लिए। और सबसे बड़ी बात, उस पागल औरत को कैसे पता है कि मैं अपने भाई ऑस्कर को अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ। मुझे इसे किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा, एक आदेश जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ये शादी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो अगर मैं उस पागल औरत से शादी कर लूँ तो मुझे वो सब कुछ मिल सकता है जिसका मैं हकदार हूँ। इसके बाद वो एक चिट्ठी लिखता है और कहता है कि अर्सिला हागो, शायद से मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम पूरी तरीके से पागल नहीं हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अडूरे आरी को उसका लेटर देती है जो डेमियन ने लिखा था और मनी मन सोच रही थी क्या सच में माई लेडी लॉर्ड डेमियन से चुपके से डेटिंग कर रही है। वो सोच रही थी कि आरी पहले से बहुत ज्यादा क्लमजी है, अब वो शादी करने वाली है, लेकिन तभी उसकी नजर आरी पर जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। वो डेमियन वेंडामिर का नाम लेके उस लेटर को फाड़ देती है और काफी जोर से चिल्ला रही थी। जब वॉटर उस लेटर को जोड़कर पढ़ती है तब उसे मालूम पड़ता है डेमियन ने उसे किसी कॉफी हाउस में बुलाया था 3 बजे मिलने के लिए, और वो भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना ही कोई भावुक भावना और ना ही किसी भी तरीके ग्रीट या फिर ग्रेटफुल अवार्ड। आर्या ऐसा लग रहा था गुस्से में पागल हो जाएगी। वो कहती है कि 1 सप्ताह बाद उसने लेटर का रिप्लाई दिया और उसके बावजूद भी उसने किसी भी तरीके की बात नहीं लिखा, बस उसने टाइम और जगह का नाम बता दिया। इस पागल आदमी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अडूरे कहती है करे माई लेडी आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। आर्या कहती है नहीं अडूरे बस बहुत हुआ, उस आदमी का एटीट्यूड तो देखो, उसने अपना नाम भी पता है कैसे लिखा था, वो अपने रेड हॉकाई नाइट का नाम लिखा है जबकि उसे वहाँ पर अपनी फैमिली का नाम लिखना चाहिए था। ऐसे उसने अपना नाम लिखा जैसे मानो कि उसका नाइट वाला नाम जानने के लिए लोग तरस रहे हो। क्या उसे ये लग रहा है कि लोग उसका क्रिम्सन नाइट का हिस्सा होने का जो बात है उसे जानने के लिए लोग तरस रहे हैं? अडूरे कहती है कि हाँ माई लेडी आप तो बात सही कर रही है, आमतौर पर लोग अपने फैमिली का नाम का हिस्सा लिखते हैं, लेकिन ये बार ये अजीब बात है, उसने ऐसा नहीं लिखा है। आरी कहती है नहीं अडूरे ये अजीब बात नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। वो घमंडी बदतमीज डेमियन देखते हैं कि कौन जीतता है और फटाफट से एक लेटर लिखती है और अडूरे कहती है कि इस घमंडी इंसान को इसे सेंड कर देना। अडूरा जब उस लेटर को पढ़ती है तब वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर आरी ने लिखा था कि लॉर्ड डेमियन चलो 5 बजे मिलते हैं, और अपने नाम की जगह पर ठीक डेमियन की तरह ही अपना नाम बस लिखा था। अडूरा सोच रही थी कि ये दोनों इतने बड़े होकर भी बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं, मुझे तो बहुत ही हंसी आ रही है। जिसके बाद वो गुड नाइट बोल के यहाँ से चली जाती है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। आरी कहती है कि वो बदतमीज घमंडी डेमियन छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। सेम टाइम पर डेमियन भी खिड़की पर खड़े होकर कह रहा था कि वो पागल औरत कितनी ज्यादा पागल है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक साथ ही कहते हैं कि जब मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। इसी तरीके से ना चाहते हुए भी शादी करने के लिए इन दोनों की डेट तय हो जाती है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरी अपनी मैजिक के ऊपर काम कर रही होती है, असल में वो कुछ माना पत्थर को उड़ा रही होती है। वो कहती है काश ये पत्थर थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता। तभी आरी के असिस्टेंट जूनियर जिसका नाम सैली होता है वो कहती है मैजिक के बिना भी इन पत्थरों का हवा में उड़ाना कोई छोटी बात नहीं है। तभी आरी का दूसरा असिस्टेंट जूनियर जिसका नाम रूडी होता है वो कहता है मैं इस लेविंगटन पत्थर का जो वेट है उसको कम करने का तरीका खोजूंगा। तब इस बात को सुनकर आरी कहती है कि हाँ तुम लोगों ने बहुत सही किया है, क्योंकि जो लेविंगटन स्टोन का जो मैजिक पावर है काफी दिनों तक चल सकता है बिना किसी रुकावट के, इसलिए हम इसे कच्चे माल के हिसाब से बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन तभी वो टाइम देखती है जो कि 4:30 क्रॉस कर चुके होते हैं। वो कहती है कि अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब वो वहाँ से जाते जाते सैली से कहती है कि तुम रूडी के साथ मिलकर इसे अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लो, फिर कल सुबह मेरे टेबल के ऊपर इसके जितने सारे जांच पड़ताल हुई है उसके सारी नोटिफिकेशन रख देना। सैली कहती है कि तुम अचानक से भी कहाँ जा रही हो? आरी कहती है कि मेरा एक अपॉइंटमेंट है, मुझे जल्दी जाना होगा, तुम लोग अपना काम करो अच्छे तरीके से। सैली कहती है कि बहुत टाइम हो गया, हमारी सीनियर आज काफी ज्यादा जल्दी में यहाँ से चली गई, वो भी काम के बीच में छोड़कर, और देखो तो वो देर ना होने के लिए कितनी ज्यादा जल्दबाजी कर रही थी। रूडी कहता है आई थिंक मुझे पता है कि वो इतना जल्दबाजी क्यों कर रही है। सैली कहती है लेकिन आखिरकार वो किससे मिलने के लिए इतनी ज्यादा जल्दबाजी कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि घोड़ा दांत फाड़ के जल्दबाजी में भाग रहा था। एक्चुअली में इसके अंदर अडूरे और आरी थी जो कि लेट हो चुके थे। अडूरे कहती है कि माई लेडी आपको मैंने 1 घंटे पहले ही समझाया था कि आप लेट हो जाएंगी। आरी कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपने जांच में इतने ज्यादा लीन हो गई थी कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। वे लोग भागते भागाते फरोगा कॉफी हाउस तक पहुंच ही जाते हैं। आरी कहती है कि अब टाइम आ चुका है कि सारी चीजों को सुलझाने का, और अभी वो भिखमंगे की तरह लग रही थी।
तब अधूरे फिर से देवदूत की तरह कहती है कि माय लेडी, आप इसके अंदर अभी नहीं जा सकती क्योंकि आप अभी एक भिखमंगी की तरह लग रही है। आप मुझे बस थोड़ी सी टाइम दे दीजिए। वैसे तो मैं पहले कहने से बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन आप ऐसे ही नहीं जा सकती। ऊपर से आपने सुंदर पोशाक भी नहीं पहना है और ये आपकी जिंदगी का फर्स्ट डेट है और आप ऐसे ही नहीं जा सकती। लेकिन आरी कहती है कि कोई बात नहीं अधूरे, मैं उससे कई ज्यादा सुंदर हूँ, मुझे सुंदरता की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अधूरे उसे ऐसे ही जाने नहीं देती। वह एक अच्छी मेड की तरह उसके बालों को खींचते हुए उसको बालों को अच्छी तरीके से बांधने लगती है। फिर आरी अधूरे कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुको, मैं अंदर अकेले ही जाऊंगी। अधूरे तो आरी को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन आरी इसके अंदर चली जाती है और अधूरे मन के अंदर सोच रही थी, हे भगवान, इस बार बिना किसी खून खराबे को सारे मामले को अच्छे तरीके से सुलझा देना। दूसरी तरफ जब अधूरे अंदर जाती है तब वो लॉर्ड बेंडरमिन से मिलती है, उसे हेलो कहती है। तब डेमन उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम पूरे 3 मिनट लेट हो। तब इस बात से आरी गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम इतने भी छोटे मत बनो। अगर वैसे देखा जाए तो जब मैं तुमसे मिलने गई थी तब तुम भी बहुत ही टाइम बाद आए थे मुझसे मिलने के लिए और भी काफी ज्यादा लेट। तब मैंने तुम्हें कुछ कहा था नहीं ना, तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो। जबकि उसकी पोशाक को देखकर जंगली बिल्लियों की तरह गुर्राते हुए कहती है, उफ कितना ज्यादा इरिटेटिंग है, अकेले आया है फिर भी नाइट का यूनिफॉर्म पहन के आया है, हालांकि खुद भी मैजिक यूनिफॉर्म ही पहन के आई थी। डेनियल कहता है कि मेरी तरह ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो, चलो कुछ ऑर्डर करो। तब वे चिढ़ते हुए कहती है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही ऑर्डर करूंगी। खैर तुमने तो कहा था कि तुमको मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन लगता है कि अब तुमको मेरी जरूरत है। तब इस बात पर डेमियन पहले चुप रहता है, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ तुम सच कह रही हो, मैं एडमिट करता हूँ कि अभी मुझे लेडी हुगो की बहुत जरूरत है। तब इस बात से आरी सोचने लगती है कि मैंने तो इतना आशा ही नहीं किया था कि वो इतनी आसानी से एडमिट कर लेगा कि उसे मेरी जरूरत है। खैर तब डेनियल उसे कहता है कि चलो फिर डील करते हैं। तब तुम इस शादी से क्या चाहती हो माय लेडी। तब आरी उसे बताती है कि मुझे बस 2 चीज चाहिए। पहली चीज है कि मेरी बहन किसी भी बेंडरमेयर से शादी नहीं करेगी और दूसरी चीज ये है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तुम जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक दे दोगे। डेनियल कहता है कि ठीक है, इसके लिए मैं मान जाऊंगा क्योंकि मुझे भी परिवार शुरू करने का कोई भी इच्छा नहीं है। तो फिर चलो मैं इस प्रपोजल को अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज, शादी के बाद हमें कोई भी बच्चा नहीं चाहिए और न ही हमें कोई फिजिकल संबंध भी रखना है। हम एक दूसरे के लाभ के लिए एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प भी करेंगे बिना किसी रुकावट के। और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे को सीक्रेट के ऊपर ताक झाक नहीं करेंगे। और जैसे मुझे ड्यूक से मेरा उत्तराधिकारी का पद मिल जाएगा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो बताओ कैसा रहा मेरा प्रपोजल। तब इस बात के लिए आरी खुशी खुशी मान जाती है और उसे कहती है, और इस शादी के सबूत के तौर पर हम मंदिर में जाकर हम लिखित करवा लेंगे ताकि कोई भी अपनी बातों से ना मुकर पाए। तब इस बात के लिए भी डेमियन मान जाता है। जबकि हम अधूरे को देख रहे थे जो कि खिड़की के बाहर होकर कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है, हालांकि मुझे इन दोनों की बात बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन इन दोनों का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि बात बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। फिर अंदर आ रही डेमियल को बताती है कि हमें अपने प्लान को एग्जिट करने के लिए हमें कुछ प्लानिंग बनानी चाहिए। वैसे तो मैंने अपनी फैमिली को पहले ही बता दिया है कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ और ये हमारी लव मैरिज होने वाली है, लेकिन अगर वे लोग शादी के लिए ना माने तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तब डेमियल कहता है, लेकिन हमारी शादी से पहले हमें बेंजामिन डुकाल परिवार से इस चीज को छुपा के रखनी पड़ेगी। आरी कहती है, लेकिन ऐसा क्यों। तब डेमियल बताता है कि उसका परिवार उसके बड़े भाई को अगला उत्तराधिकारी यानी कि ड्यूक बनाने का योजना बना रहा है। आरी कहती है, तो क्या तुम्हारे भाई का जो स्थिति है वो काफी ज्यादा अच्छी और सुरक्षित है। डेमियल बताता है कि वो अभी करेंट ड्यूक का बेटा है और मेरी जो माँ थी वो प्रीवियस ड्यूकेस थी, लेकिन अब उनका निधन हो चुका है। तब इस बात को सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन के अंदर इस कंफ्यूजन को सुलझाने लगती है। तो उसके भाई की जो माँ है वो उसकी दूसरी पत्नी है, यानी कि इसकी जो पहली मॉम थी वो इसकी मॉम थी, यानी कि उसकी माँ उसकी पहली पत्नी थी यानी कि ड्यूक की। खैर वो प्रॉब्लम को सुलझाने के बाद डेमियल से कहती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो हम इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सुलझा लेते हैं। डेमियल कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। आरी कहती है, क्या तुम क्राउन प्रिंस को आयोजित होने वाला जो होस्ट बॉल है उसके बारे में जानते हो। वो एक ऐसी गेम है जहाँ पर जो यंग नोवेल्स होते हैं वहाँ पर आते पार्टिसिपेट करने के लिए। तो चलो वहीं पर अपनी शादी की घोषणा करते हैं। तब इस बात का सुनकर डेमियल हैरान हो जाता है। तब आरी कहती है कि अरे तुम इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने तो कहा है कि उस पार्टी में जाके बस हम अपनी शादी का जो अनाउंसमेंट है वो करना है। डेमियल कहता है कि ये समझने वाली बात नहीं है, अगर हम क्राउन प्रिंस के पार्टी में जाकर ऐसी बात करेंगे और क्राउन प्रिंस को अगर नाराज कर दिया तो हमारी तो खैर नहीं, और फिर खामोखा हम उनसे पंगा ले लेंगे। तब आरी इस बात पर इतराते हुए कहती है, ऐसा तो नहीं होने वाला क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है वो मेरे कई दोस्तों में से एक है।
तब इस बात को सुनकर डेमिल मन के अंदर सोच रहा था, क्या इसके कई सारे दोस्त हैं? आरी कहती है कि हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी जगह पर अपनी बात करेंगे तो वो हमारी बातों के बीच में नहीं बोल पाएंगे, तो फिर उसके बाद उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं होगा हमारी बात मानने के अलावा। तब डेमिल कहता है कि अगर अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलो यही करते हैं। फिर अब आरी उठ जाती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बेसब्री से काम करने के लिए इंतजार कर रही हूँ, और ऑफिस बात के लिए हम धीरे धीरे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब डेमिल वहाँ से उठकर जाते हुए कहता है, क्या तुम दूसरी शर्त के बारे में भूल गई कि हम कभी भी शारीरिक संपर्क में नहीं रहेंगे? लगता है कि तुम्हारी याददाश्त काफी ज्यादा कमजोर है। क्या ये बात आरी ने पहले एपिसोड में डेनियल को कहा था, जो कि डेनियल फिर से इसी को चिपका दिया, जो कि आरी का कर्म का फल था। इस बात से तो आरी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और लगता है कि अब उसे कच्चा ही चपा जाएगी। वो कहती है कि इस कमीने को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जबकि अडूरे कैफे के बाहर काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि उसकी लेडी का जो कैफे डेट है वो काफी अच्छे तरीके से चल रही थी, जिसका उम्मीद इस बेचारी ने तो नहीं किया था। खैर, इसका उम्मीद उसने सच में नहीं किया था। लेकिन जब डेमिल दरवाजा ओपन करके अकेले वहाँ से चला जाता है तब वो कहती है कि ये अकेले क्यों वहाँ से जा रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? लेकिन जब वारी कैफे से बाहर आती है तब आरी को देखकर अडूरे डर जाती है। वो कहती है कि माय लेडी, अंदर क्या हो रहा था? खैर, आरी तो काफी तो गुस्से में होती है। वो कहती है कि अडूरे, मैं इस बेंडामिल डेमियल से बदला जरूर लेके रहूंगी, चलो यहाँ से चलते हैं। अडूरे कहती है, लेकिन माय लेडी, हमें जाना कहाँ पर है? तब आरी चिल्लाते हुए कहती है कि अगले हफ्ते जो पार्टी होने वाली है उसके लिए हमें एक ड्रेस की जरूरत है, जिसका नाम सुनकर अडूरे काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि माय लेडी इस बार कुछ सुंदर सी ड्रेस पहनेगी। खैर, बेचारी आरी डेमियल का रिवेंज वाली बात अपने मन कर ही अंदर निकल के रह जाती है। खैर, बाहर आने पर ड्राइवर कहता है कि माय लेडी, आगे हम कहाँ जाने वाले हैं? तब आरी कहती है कि आज घोड़ा तेरा भाई चलाएगा, और वो ऐसे घोड़े को भगाती है कि घोड़े को भी अपनी पर नानी याद आ जाती है। और अब इसी तरीके से बेचारी आरी अपने शादी के लिए पार्टी का तैयारी करने लग जाती है, जिसपे उसकी शादी टिकी होती है। और शादी के बाद डेमियल से बदला भी तो लेना है। सीन में हम आइरिस को देखते हैं, जो कि आरी से पूछ रही होती है क्या वो सच में अपनी शादी की घोषणा करने वाली है। आरी पूरे जोश के साथ कहती है कि हाँ, वो जा रही है करने के लिए, और कल सुबह के अखबार के पन्ने पर उसकी शादी के चर्चे हो रहे होंगे। तब आइरिस कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन क्राउन प्रिंस के पार्टी में तुम्हारी शादी की घोषणा, तो क्या योर हाइनेस को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है? तब आरी कहती है, नहीं, फेडरिक को इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, आखिरकार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है। जबकि हमें यहाँ पर फेडरिक के बारे में बताया गया कि फेडरिक न केवल सेकंड क्राउन प्रिंस है, बल्कि वो आर्सिला का सबसे अच्छा फ्रेंड है। उसने मार्शल आर्ट के साथ साथ तलवारबाजी और कई सारी कुशल औदा भी अपने नाम कर रखा है, और इतने ज्यादा मेहनत के बाद भी वो उत्तराधिकारी पद के लिए अभी दावेदार है। अब इसी बात पर अडूरे कुछ सोचने लगती है। आरी उससे पूछती है कि क्या बात हो गई अडूरे? अडूरे कहती है वो केवल उन टूटे दिल वाली महिलाओं के बारे में सोच रही है, क्योंकि लॉर्ड बेंडामिल महिलाओं के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। अब इस बात को सुनकर आरी चिढ़ते हुए कहती है, लेकिन इसकी चिंता हम क्यों करें? तब आइरिस कहती है क्योंकि लॉर्ड वेंडरमिल काफी ज्यादा हैंडसम है और महिलाओं के बीच में काफी ज्यादा उनकी चर्चा है। तुमने भी तो ये बात मानी थी ना? जबकि वो छोटी सी उम्र में ही विदेश चला गया था और वहाँ से बहुत ही कम समय में तलवारबाजी सीख के उसका मास्टर बन के आया था, वो भी कम उम्र में। वैसे तो सब लोग उसे पागल कुत्ता भी कहते हैं, लेकिन सारे लोग उसे एडमायर भी करते हैं। और जैसे तुम उसे शादी करोगे तुम्हारे कई सारे दुश्मन बन जाएंगे। अब इस बात को सुनकर आरी का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि उसकी बहन देखते हुए कहती है वो ऐसे व्यवहार तब करती है जब उसे रत्ती भर का परवाह नहीं होता किसी का। खैर आइरिस आरी का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि आरी तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम शादी की घोषणा के अलावा और दूसरी कोई मुसीबत पैदा नहीं करोगी। तब आरी इस बात के लिए मान जाती है। तब जाकर आइरिस को थोड़ा सा राहत का सांस मिलती है। खैर ये बात तो उसकी बहन भी जानती थी कि ये मेरी बात एक कान से सुनेगी दूसरे कान से निकाल देगी, क्योंकि बिना मुसीबत पैदा करे ये रह नहीं सकती। नेक्स्ट सीन एम्परल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों बहनें आती है, जिसे देखकर सारे लोग बातें बनाने लगते हैं। लगता है कि सूरज गलत दिशा से उठा है, क्योंकि बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है कि आर्सिला अपनी बहन आइरिस के साथ आ रही है। ऐसा रेयर सिचुएशन तो बहुत ही कम होता है। आरी तो उनकी गपशप सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उन्हें घूर घूर कर देख रही थी, जबकि वो दोनों महिलाएं आपस में गपशप कर रही थी और कह रही थी लगता है कि आज ये दोनों बहनें सारी डांस के अंदर भाग लेंगी। दूसरी महिला कहती है कि वैसे क्या हो जाता है अगर वो डांस में भाग लेती है तो? वैसे सारे लोग इनके जैसे चेहरे के पीछे तो नहीं पड़ने वाले। वैसे ये लोग लगता है कि अच्छे राजकुमार ढूंढने के लिए आई हैं। जबकि आरी को देख के लग रहा था वो काफी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन हमें उसे देखने को मिलता है कि वो तो मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रही थी। कह रही थी कि मेरे बारे में बात करो और फिर ज्यादा बात करो और ये खबर बहुत दूर दूर तक पहुंचा दो ताकि इसमें मेरा ही फायदा हो। तब आइरिस कहती है कि आरी सामने की ओर देखो, लॉर्ड वेंडरमिल आ रहे हैं।
क्योंकि सारी लड़कियां तो डेमियल को देखकर लट्टू ही हो जा रही थी, वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जबकि आरी कहती है कि हाँ बंदर का शकल का। क्या डेमियल सीधा आरी के पास जाता है और उसे ग्रीट करता है। आरी भी खुश होकर लॉर्ड वेंडरमिन यानी कि डेमियल को ग्रीट करती है, जिसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लड़कियां तो मानो जैसे पागल ही हो गई हो। वो कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा। लॉर्ड वेंडरमिन सीधे जाके फूको फैमिली के लड़के से बात कर रहे हैं। आखिरकार इनका रिश्ता क्या है। डेमियल कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और मन के अंदर कहता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब हमारी शादी की घोषणा करोगी। आरी भी उसे कहती है कि मैं तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ लॉर्ड वेंडरमिन, जबकि वो मनी मन कहती है कि मैं शादी की घोषणा करने वाली हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बदला भी तो लेना है छछुंदर। फिर अब इनकी बातचीत को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। क्या ये लोग कपल है और क्या ये लोग रिलेशनशिप में आ गए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक नाइट है और लेडी को एक जादूगरनी है। ये एक ऐसा प्यार है जो कि हैसियत से परे है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ये दोनों भी रेडी थे क्योंकि सारी और इन्हीं दोनों की बात चल रही थी। खैर आरी कहती है कि लॉर्ड वेंडरमिन क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे, जिसे सुनकर तो उसका मुंह के रंग ही उड़ जाते हैं। वो याद करने लगता है कि उसने तो कहा था शादी से पहले और शादी के बाद ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। खैर डेमियल ने तो इसे ताना मारते हुए कहा था, जबकि आरी इस बार मनी मन सोच रही थी कि हाँ बेटा वाय ना उठ पहाड़ के नीचे, जरा मुझे रिजेक्ट करके तो दिखाओ। सारे लोग बातें बनाने लगते हैं कि अरे लेडी आर्सेला ने तो लॉर्ड वेंडरमिन को डांस के लिए पूछा था, जबकि वेंडरमिन मनी मन सोच रहा था एज ए जेंटलमैन में इसे मना भी तो नहीं कर सकता। चल हाँ लोमड़ी कहीं की। कर अब ना चाहते हुए भी डेमियल को अपना हाथ उसके हाथों में देना ही पड़ता है और टच तो करना ही पड़ता है। तब वो आरी से कहता है चलो ठीक है, जब तुमने ऐसा किया है तब मैं तुम्हें हेल्प पर लेके जाऊंगा, अब तुम्हें नरक का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। जबकि आइरिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे लग रहा था कि यार ये दोनों तो सच में डेटिंग कर रहे हैं, और अब इसी तरीके से आरी और डेमियल ने मिलकर इन सब को बेवकूफ बना दिया था। ये दोनों एक दूसरे को इतने ज्यादा नफरत करते हैं कि एक दूसरे के साथ इनका एक सेकंड भी नहीं चल रहा था। इतना एफर्ट करने के बाद डेमियल कहता है कि तुम शादी की घोषणा कब करने जा रही हो। आरी कहती है कि डांस खत्म होते ही मैं घोषणा कर दूंगी। डेमियल कहता है कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए इतनी ज्यादा बेचैन थी कि तुम यहाँ तक पहुँच गई। आरी कहती है अरे 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 तुम इतने ज्यादा निराश कैसे हो सकते हो, अपने चेहरे को थोड़ा सा रिलैक्स करो वरना लोग तो समझेंगे कि हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं। तब डेमियल कहता है कि मेरा चेहरा बस इसी बात के लिए इतना बुरा नहीं बना है। तब आरी कहती है फिर और क्या बात हो गई। डेमियल कहता है क्योंकि मुझे डांस करना नहीं आता और न ही मुझे पसंद है। फिर अब यहाँ पर घोषणा की जाती है कि हाइनेस की तरफ से लेडी हुगो एक घोषणा करने वाली है। तब इस बात का सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि कैसी घोषणा होने वाली है। डेमियल मनी मन सोच रहा था कि फाइनली अब शादी की घोषणा होने वाली है, यहाँ तो मेरी जान निकलने ही वाली है। इसके आगे वो कुछ बोलने वाला था, तब ये आरी कहती है मेरी शादी होने वाली है और मैं शादी और किसी से नहीं बल्कि लॉर्ड वेंडरमिन से करने वाली हूँ। हम जल्दी अपने शादी का पत्र सबको भेजेंगे और सबको बुलाएंगे, तो कृपया करके हमारी शादी में सारे लोग आइए और फ्री का खाना खाइए। मेरा मतलब है कि हमें आशीर्वाद देके चाहिए। इस बात को सुनकर सारे लोग तो हैरान हो ही जाते हैं, जबकि डेमियल काफी हैरान हो जाता है कि उसने तुरंत ये बात कैसे कह दी। मतलब आगे पीछे कुछ नहीं बोला बल्कि सीधा ही जवाब दे दिया। ये कैसी पागल औरत है। जबकि आरी कहती है कि मुझे बस इतना ही कहना था, इसलिए आप लोग पार्टी का आनंद ले। तभी यहाँ पर एक हताश इंसान यानी कि फेडरिक आता है और कहता है कि आर्सेला तुमने अभी अभी क्या कहा, तुम्हें मुझे समझाना होगा। तुमने कहा कि तुम शादी करी हो, इसका क्या मतलब है। और ये फेडरिक सेंड्रोन एम्पायर का सेकंड क्राउन प्रिंस। अब बेचारे को चेहरे को देख के लग रहा था कि उसे जोर का झटका बहुत जोरों से लगा है और इसकी पार्टी तो वैसी की तैसी हो गई। खैर आरी को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, उसका काम बनता तो बाहर में जाए जनता। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।